हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि पूरे साल का पूरा कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का हमारी पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। ये पढ़ाई हम जो आपके साथ कर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस और स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को लिखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लास 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट नाम का चैप्टर था। इसका एक सब पार्ट है, मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में तोड़ा था, फील्ड की कैलकुलेशन और उसके बाद फोर्स की कैलकुलेशन और फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल पर पड़ने वाले इफेक्ट्स। हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पोर्शन को कर रहे थे, एक लेक्चर में कर लिया था। देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चलता है तो उसका कोई फोर्स काम नहीं करता और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन रहता है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बी फील्ड ट्रेवल करता है, उसकी वेलोसिटी बी फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल एक परफेक्ट सर्कल में चला करता है। ठीक है, अच्छी बात है, यानी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेगा तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का वर्क डन जीरो रहेगा, और फोर्स का वर्क डन अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह की बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज की कहानी वहीं से शुरू करते हैं। सर्कुलर पाथ व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, ये केस हम पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो फोर्स वेक्टर मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या है, दैट इज q। उसके बाद v क्रॉस b यानी वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए इसे। ये फोर्स का फॉर्मूला था। इस फोर्स के फॉर्मूले में हमने मैग्नेटिक फोर्स को वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर बोला था और मैग्नेटिक फोर्स को बी फील्ड के भी परपेंडिकुलर बोला था। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है, ये परपेंडिकुलर वाला, तो शायद आपको ये बात भी समझ आएगी कि यहां से जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि F डॉट V, जिसे आप इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकते हैं, ये जीरो आएगी। इसी से पता चलेगा कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगा। लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं कि हमने लास्ट वीक क्या किया था। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होने का मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स नहीं आने वाली। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज है तो कोई दूसरी फोर्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज ला रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल की कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम हो जाएंगी और हम बोल रहे होंगे कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से स्पीड को कांस्टेंट बना लिया जाता है, ये बात दिमाग में रहेगी। अब हम लोगों ने इसमें एक केस किया था कि जब पार्टिकल चलेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में तो तीन तरह से चल सकता है। तीन केसेस हमने पढ़े थे। सबसे पहला पैरेलल और एंटी पैरेलल इंसिडेंस, यानी कि 0 डिग्री का और 180 डिग्री का इंसिडेंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारा पार्टिकल चले या उसके जस्ट ऑपोजिट चले, तो ऐसे समय पे 0 और 180 में साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं आएगा। और अगर पार्टिकल पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दोनों परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा। पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल, ये पहला था। दूसरा पॉइंट जो था वो हमारा आज का एजेंडा है, हमने लास्टली भी किया था और आज फिर से उसको और बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे उसे। देखिए, दूसरा था कि जो वेलोसिटी, मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, फोर्स तो हमेशा बी फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक स्पेशल केस में बी फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी। और तीसरा केस है v वेक्टर इज ओब्लिक टू b वेक्टर, यानी कि 90, 0, 180 के अलावा 60, 35, 37 व्हाटएवर, जो भी दूसरा कोई एंगल बनना है। फिलहाल इस केस की बात करते हैं। इस केस के अंदर जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और फोर्स का फॉर्मूला होगा QVB। कारण यह है कि परपेंडिकुलर बोला है तो थीटा 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में 1 होती है, वो मैक्सिमम होती है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो पाथ होगा बेटा पार्टिकल का, वो 100% प्योर सर्कुलर पाथ होगा, पाथ सर्कल है।
और जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर काम करेगी। टुवर्ड्स द सेंटर काम करने का मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि डायरेक्शन फोर्स की, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगी, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, इनमें से कुछ भी भूलना नहीं है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं इसको अभी छोड़ता हूं, है ना, इसको बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं, भविष्य में पढ़ेंगे, पहले इसे करते हैं, इसकी चर्चा करें, परपेंडिकुलर वाले केस की। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाया था, लेकिन फिर से एक रिकैप करते हैं ताकि अभी इसको आगे बढ़ाया जा सके। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो प्लेन में अंदर की तरफ है, और ये भी मान रहे हैं कि जो बी फील्ड है वो कांस्टेंट है। कारण ये है कि हमारे सिलेबस में कांस्टेंट बी फील्ड ही प्रोवाइडेड है, किसी दूसरे तरह की बी फील्ड हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज जिसको हम क्यू बोल रहे हैं, ये आदमी आगे की तरफ किसी बी वेलोसिटी से जाता है, और बी फील्ड प्लेन के अंदर, तो क्या वेलोसिटी और बी फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो जवाब है हाँ 90 डिग्री पर। फोर्स अगर निकालनी हो तो कहां मिलेगी, तो आप कहते हैं फोर्स मिलती है v क्रॉस b से। v की तरफ उंगलियां फैलाइए, b की तरफ मोड़िए, तो थंब देगा फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b। और जहां आएगी फोर्स, हम ये बात कर चुके हैं कि फोर्स जिस दिशा में आ जाएगी उसी दिशा में हमारे पार्टिकल पर फोर्स लग रही है, और ये फोर्स लग रही तो लॉजिकली यही इस लाइन पर ही हमारा सेंटर मिलेगा। उसका कारण क्या है कि जो हमने कहा था अभी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होने का मतलब ये कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहां काम कर रही है, टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रही है। अगर मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रही है तो फिर ये तय हो जाता है मेरे बच्चों कि मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, तो फोर्स सेंटर से पास होनी चाहिए, तो हम कहेंगे फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर। फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर, यानी जहां से फोर्स जा रही है उस लाइन ऑफ एक्शन पे ही कहीं ना कहीं हमें सेंटर मिलेगा, तो हमने इसे सेंटर मान लिया। सेंटर माना तो लॉजिकली इसकी कोई ना कोई रेडियस बन जाएगी, हमने इसको रेडियस बना लिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भैया जो रेडियस बन रही है वो कितनी बड़ी है, क्या है उसका साइज। तो साइज पता करने का तरीका सिंपल सा है कि आप कोई सर्कल बना लीजिए, लेट्स से हमने ऐसा सर्कल बना लिया इस तरह से। ये अब जो पार्टिकल है वो ऐसे 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 जा रहा है, देख पा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। रेडियस कैसे निकलेगी, तो रेडियस निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है कि फोर्स मैग्नेटिक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, ये तो हमने अभी देखा था। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इस केस में QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस का जो फॉर्मूला है बच्चे वो आएगा mv/qb। इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, शायद 5 फॉर्मूलाज मैंने लिखाए थे आपको, जिसमें से 4 तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काम के हैं, मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, qv के टर्म में, और एक तो ये पुराना फॉर्मूला है ही। तो 4 फॉर्मूले हमारे लिए काम में आएंगे। खास बात ये है कि अगर आप इसमें बेटा किसी चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर लें तो बी फील्ड तो आपने कांस्टेंट ले रखी है मेरे हिसाब से, और तभी ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि फोर्स तभी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो पाएगा जब बी फील्ड कांस्टेंट रहेगी। अच्छा। अगर आपने चार्ज ले लिया तो चार्ज लेने का मतलब कोई पार्टिकल सेलेक्ट कर लिया, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, सोडियम कैटायन, क्लोराइड एनायन, कुछ भी आपने ले लिया, एक पार्टिकल लिया, तो फिर तय हो गया कि उसका चार्ज भी कांस्टेंट है और पार्टिकल फिक्स होकर ऐसे चार्ज पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है। हाँ, ये कब हो पाएगा, व्हेन यू टेक अ पार्टिकल। When you choose a particle, सेलेक्ट कर लिया किसी पार्टिकल को, तय कर लिया कि मैं इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा हूं। If we discuss about electron, तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे समय पे आपको तुरंत यहां से दिखाई देने लग जाएगा कि सर ने पढ़ाया कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जितना ज्यादा तेज भागोगे, पार्टिकल जितना तेज फेंका गया है उतनी बड़ी रेडियस में घूमेगा, और जितना पार्टिकल स्लो फेंका गया है
उतनी छोटी रेडियस में घूमेगा। यानी अगर पार्टिकल को आप तेज चलाना चाह रहे हैं तो उसे बड़ी पेरिफेरी, बड़ी सर्कमफेरेंस में चलना पड़ेगा, उसको डिस्टेंस भी ज्यादा चलनी पड़ेगी। और अगर आप पार्टिकल को स्लो फेंक रहे हैं तो जो सर्कल वो ऑप्ट करेगा उस सर्कल की पेरिफेरी कम होगी, रेडियस कम होगी, तो उसे डिस्टेंस भी कम चलनी पड़ेगी। ये इसका आउटकम था। अच्छी बात है, इसका कोई बुराई नहीं। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि क्या सर्कल में पार्टिकल घूम रहा था, तो बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल सर्कल में घूम रहा था, हमने अभी सीखा भी है कि सर्कल में घूम रहा था। सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है तो आप देखें कि ये बेटा सेंटर है और ये इसकी रेडियस है r। यहाँ पार्टिकल है तो ऐसे वेलोसिटी है, यहाँ पार्टिकल है तो ऐसे वेलोसिटी है, यहाँ पार्टिकल है तो ऐसे वेलोसिटी है, यहाँ पार्टिकल है तो ऐसे वेलोसिटी है। और फिर इस सवाल में इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर जा रही है, बी फील्ड कांस्टेंट, इसमें कोई बुराई नहीं। अब आप देखिए कि आप कहिए कि टाइम पीरियड कितना है। कि टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम जितने में ये पार्टिकल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। एक रेवोल्यूशन का मतलब सर्कुलर मोशन को एक बार कंप्लीट करेगा, हम कहेंगे वन टाइम पीरियड। अब उस टाइम पीरियड को देखो कैसे निकालते हैं, तो टाइम पीरियड को समझना बेटा कैसे निकालेंगे। देखो टाइम पीरियड के लिए हम कहेंगे टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि स्पीड में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, बदल नहीं रही है, तभी ये सवाल लगा सकते हैं, वरना तो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला से इंटीग्रेशन से बात बनती। अब आप देखिए अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो जो पूरी पेरिफेरी चलेगा तो 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड को मान लेते हैं कि v है। तो ये रही हमारी टाइम पीरियड की एक बढ़िया सी इक्वेशन। लेकिन अभी ये आंसर आया नहीं है क्योंकि रेडियस का हमें अंदाजा नहीं है। जिस स्पीड से हमने पार्टिकल को इंजेक्ट कराया मैग्नेटिक फील्ड में, वो स्पीड का हमें अंदाजा है क्योंकि हमने पार्टिकल को इंजेक्ट कराया है। वो कितनी रेडियस से घूमेगा उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन हमने अभी अभी इस पार्टिकल की रेडियस का फॉर्मूला निकाल रखा है। हमें ये बात मालूम है कि सिंस रेडियस इज नथिंग बट mv/qb, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि तुरंत इस रेडियस को इस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में डाल दीजिए 2 पाई अपॉन v, और रेडियस की जगह लिखेंगे बेटा हम mv/qb। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का एक सुपर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा 2 पाई m/qb। ये रहा हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए। और इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही नहीं है कि टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा है। क्या है ये? इस टाइम पीरियड को देखो तो ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ना तो रेडियस आ रही है, ये इंडिपेंडेंट है रेडियस से भी और वेलोसिटी से भी, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ये जो हमारा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पार्टिकल का ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर तेज चलेंगे तो क्या जल्दी नहीं घूम जाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे पार्टिकल को जितना भी तेज आप भेज दीजिए, पार्टिकल का टाइम पीरियड उतना रहेगा। चाहे पार्टिकल की रेडियस कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी हो जाए, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका कारण देखिए क्या, पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस तब बढ़ेगी जब वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी तब बढ़ेगी जब रेडियस ज्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज्यादा देकर इंजेक्ट किया गया है पार्टिकल को, तो पार्टिकल को बड़ी रेडियस में घूम रहा है, सर्कमफेरेंस बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो वहां से टाइम का कंपनसेशन हो जाएगा। किसी भी रेडियस किसी भी वेलोसिटी के लिए टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर टाइम पीरियड निकल आया है तो टाइम पीरियड निकलने के बाद आप तुरंत फ्रीक्वेंसी पे कमेंट कर दें। अब सिलेबस से हट गया है साइक्लोट्रॉन, लेकिन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का सवाल हर साल एक बार आया करता था। अब वो सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो बस टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि qb/2 पाई m। ये आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दोनों डिस्टेंस या रेडियस या फिर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो गौर से देखो बेटा, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आपको नजर आएगा कि 2 पाई, ये फैक्टर, ये तो कांस्टेंट नंबर है, छोड़ दीजिए इसको। टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है m/q पर, और टाइम पीरियड इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। और लॉजिकली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? उसका लॉजिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ही तो फोर्स लगा रही है। तो इफ वी चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड तो फोर्स बदल जाएगी, फोर्स बदलेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बदल जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस से रिलेटेड होती है, तो रेडियस बदलेगी तो टाइम बदलेगा। इस तरह से
ये बी फील्ड इस पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर इस वेक्टर को देखो तो तुमने एक बचपन में चीज पढ़ी होगी जब आप 11th क्लास में एंटर किए थे, उसको बोलते थे स्पेसिफिक चार्ज। थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज मिलने का सबसे बड़ा कारण स्पेसिफिक चार्ज था, उनका मॉडल नहीं था। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज और मास का रेशियो। मैंने यहाँ जो m/q लिखा हुआ है टाइम पीरियड में, वो m/q लिखा है, q/m नहीं लिखा है। वो भले ही 1 स्पेसिफिक चार्ज है, बट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक चार्ज। ये शब्द पूछा जाता है, डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज जो है वो पार्टिकल के नेचर को बता रहा है कि पार्टिकल के ऊपर मास कितना है और पार्टिकल का चार्ज कितना है। यानी कि टाइम पीरियड कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट होगा, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, दूसरा कौन सा पार्टिकल लिया है। इलेक्ट्रॉन के लिए केस अलग है और प्रोटॉन के लिए अलग है, क्योंकि पार्टिकल के मासेस अलग है। चार्ज बराबर तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल के लिए अलग है, सोडियम कैटायन के लिए अलग है। तो इफ यू चेंज द पार्टिकल, the characteristics of a particle mass and charge will get changed, तो जिसकी वजह से कितनी भी वेलोसिटी से आप फेंकें किसी बी फील्ड में, तो आप पाएंगे कि सबका टाइम पीरियड अलग-अलग आएगा। क्लियर है मेरी बात? एक तो ये चीज। अगली चीज क्या है, मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड दी जा रही है, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। इवन नीट में, जेईई में भी प्रीवियस ईयर देखोगे तो यही क्वेश्चन मिलेगा जो बोर्ड में मिलता है। फिलर्स के तौर पे क्वेश्चन एक नंबर में भर दिए जाते हैं पेपर में, बड़ा सस्ता सवाल है, लेकिन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर इनवर्ट बी फील्ड है और वो मैग्नीट्यूड में बेटे कांस्टेंट है। इस प्रकार से अगर बी फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है तो मैंने यहां पर एक प्रोटॉन ले रखा है। मान लेते हैं कि हम यहां पर पार्टिकल को पार्टिकल 1 बोलते हैं और यहां के पार्टिकल को पार्टिकल 2 बोलते हैं, और नाम देते हैं कि जो 1 पार्टिकल है ये प्रोटॉन है और जो 2 पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। और फिर ये कहा गया कि दोनों ही पार्टिकल्स को जो वेलोसिटी है वो राइट में दी जा रही है। तो ये बताइए कि कौन कैसे घूमेगा, कौन कहां जाएगा, इनके पाथ क्या होंगे, इन पे कमेंट करिए। तो मेरे हिसाब से पाथ बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि जब प्रोटॉन बोला जाए तो आपको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है, जब इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो आपको नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है। फर्स्ट पार्टिकल प्रोटॉन है तो मैं पॉजिटिव चार्ज पे देखता हूं। फोर्स की डायरेक्शन होती है v क्रॉस b। v राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फिंगर को कर्ल करिए तो आपका थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और हम इस बात को जानते हैं कि अगर मुझे गलती से फोर्स की डायरेक्शन मिल गई तो वहीं पर मेरा सेंटर होगा, और ऊपर अगर सेंटर है तो मेरे इस पार्टिकल को चाहते ना चाहते इस प्रकार से एंटी क्लॉक ही घूमकर जाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होगा। ये सवाल पूछा जाता है कि क्या होगा पाथ, किस सेंस में रोटेट करेगा मेरा पार्टिकल, तो किस सेंस में रोटेट करेगा उसके लिए हम लोग ये सेंस निकालते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। फोर्स का फॉर्मूला तुम जानते हो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q ऑफ V क्रॉस B। फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B के पैरेलल तभी आ सकती है जब तक हमने चार्ज को पॉजिटिव लिया है। जैसे ही इस चार्ज को नेगेटिव कर देंगे तो V क्रॉस B का नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन फोर्स की, यानी निकालें तो V क्रॉस B और नेगेटिव चार्ज के केस में बस उसे उल्टा कर दें। V ऐसे, B अंदर, फोर्स आई ऊपर, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो चार्ज है नेगेटिव, तो V क्रॉस B से जहां फोर्स आएगी उसका ऑपोजिट आएगी हमारी फोर्स। यानी अब जो फोर्स आ रही है बेटा वो इस तरह से नीचे आ रही है, ये सेंटर। तो लॉजिकली इस पार्टिकल को अब ऐसे घूमना है, और जब ऐसे घूमना है तो आप देखेंगे जो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है तो क्लॉकवाइज है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज और प्रोटॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से पार्टिकल्स घुमा करते हैं। रेडियस का रेशियो भी निकालने के लिए आता है। चलो देखो, एक सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा। कहते हैं कि प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, ऐसा लिख के मिलता है। स्पीड की बात करनी चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो, परपेंडिकुलर टू सेम वी फील्ड। यानी ये जो दो पार्टिकल्स हैं, एक को प्रोटॉन एक को अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव कम ज्यादा कुछ भी हो, होगा पाथ परफेक्ट सर्कल। अब देखो पूछ रहा है कि प्रोटॉन की रेडियस और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो क्या होगा।
ये आप मान के चलिए कि पेपर में 110% एक सवाल आता है इस चैप्टर से, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पेपर में बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। एक सवाल यहाँ से आता है, तो कुछ नहीं, प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की रेडियस लिख लो और बस उनका रेशियो निकाल लो। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल की रेडियस लिख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल की रेडियस वही होगी mv/qb, बस अल्फा का मास पड़ेगा और अल्फा का चार्ज होगा। और प्रोटॉन के लिए रेडियस का फॉर्मूला फिर से वही है mv/qb, बस चार्ज और मास की वैल्यूज बदल जाएंगी। वेलोसिटी तो हमने सवाल में ही सेम देख रखी है, तो बस क्या करना है, मास अल्फा पार्टिकल का 4 AMU होता है, हमने 4 लिख लिया। चार्ज 2e होता है, हमने 2e लिख लिया। v और v सेम। प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, इसे 1 लिखा, और चार्ज e होता है, हमने e लिखा, और b तो दोनों के लिए सेम। बस अब प्रोटॉन की रेडियस ऊपर और अल्फा पार्टिकल की रेडियस नीचे रख देनी और रेशियो निकाल लेना है। देखो बेटा, प्रोटॉन की रेडियस क्या हुई, v/ev होल डिवाइडेड बाय 4v/2ev। आप देखें तो ev से ev कटेगा, v से v कटेगा, थर्ड वाला सेकंड पे रह जाएगा और फोर्थ वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। तो प्रोटॉन की जो रेडियस है डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल की रेडियस, दैट बिकम्स 2/4 एंड दैट इज 1/2। हमारे पास आंसर आ गया 1:2 का रेडियस, यानी कि अल्फा पार्टिकल की रेडियस प्रोटॉन से डबल है। मास डबल है ना, मास 4 टाइम्स, चार्ज 2 टाइम्स, इस तरह से। इस पे एक और सवाल बनता है, कहेगा कि वही प्रोटॉन है। रिपीट द क्वेश्चन when their momenta are same। यही क्वेश्चन पुराना वाला लगाना है, यानी कि हमें रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ही ढूंढ कर निकालना है, लेकिन ये इंश्योर करना है कि दोनों की वेलोसिटीज नहीं, दोनों के मोमेंटम सेम है। अब देखें गौर से बेटा, सवाल को कैसे लगाएंगे। हम प्रोटॉन के लिए रेडियस लिखेंगे और हम अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला बेटा mv/qb होता है, क्योंकि चर्चा जो है वो मोमेंटम पे की गई है, वेलोसिटी पे नहीं की गई है, तो हमें मोमेंटम का टर्म अलग कर लेना चाहिए। mv को मोमेंटम कहा जाता है, हम मोमेंटम अलग कर लेते हैं। यहाँ भी p और qb, ठीक है, अच्छी बात है। मोमेंटम तो दोनों ही पार्टिकल्स का सेम दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एंटर कर रहे हैं दोनों पार्टिकल वो भी सेम है। चार्ज प्रोटॉन का e होता है और अल्फा पार्टिकल का 2e होता है। अब बस इनका रेशियो निकाल लेना है, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज मोमेंटम अपॉन ev होल डिवाइडेड बाय अगेन मोमेंटम अपॉन 2ev। आप देखें, इससे ये कटा, ev से ev कटा, ये 2 जो है वो चलकर ऊपर चला जाएगा, तो प्रोटॉन का रेडियस डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल का रेडियस बिकम्स 2:1। ऐसा क्यों हुआ कि अभी 1:2 आ रहा था, 2:1 आया? मोमेंटम सेम रखने के लिए, अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल है, प्रोटॉन उससे 1/4 साइज का पार्टिकल है, तो अगर मोमेंटम सेम करना है तो हमें प्रोटॉन को बहुत हाई स्पीड देनी पड़ी होगी, और उस हाई स्पीड के कारण हमारा रेशियो प्रोटॉन की रेडियस का बढ़ गया और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का घट गया। इस तरह का सीन। आगे देखिए, सवाल फिर से लगाते हैं। क्वेश्चन ये है कि रिपीट द क्वेश्चन when their kinetic energies are same। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये मानकर चलिए कि जो क्वेश्चन 3 आपको करा रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर देखेंगे तो तीनों सवाल आए हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आना कभी भी आ सकता है। अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है वही प्रोटॉन की रेडियस डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल की रेडियस। हाँ, ये जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय प्रोटॉन पूछा है या प्रोटॉन डिवाइडेड बाय अल्फा पूछा है, तो रेशियो को बहुत फोकस करना है। हम तो प्रोटॉन अपॉन अल्फा करके सॉल्व कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी सेम रखें, तो ध्यान दीजिएगा दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम दी, और अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है सेम, तो हमें कमेंट भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से ही करना है। इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला लगाइए। हम इसे लिखेंगे mv/qb, और यहाँ भी इसे लिखेंगे बेटा mv/qb, पर ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं। हमारे काम का बेटा फॉर्मूला वो है जहां पर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो मोमेंटम की जगह पर जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला आता है 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय qb, और इसी तरह से हमारे पास आंसर आता है यहाँ के लिए भी
2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। अब देखें कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मास और चार्ज है, इन्हीं की वैल्यू डालनी है। दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में सेम बोली है तो मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मासेस की वैल्यू डाल के रेशियो निकाल लेते हैं। तो प्रोटॉन की रेडियस बेटा ऊपर और अल्फा पार्टिकल की रेडियस बेटा नीचे, इस तरह से रख लेते हैं। तो आप देखें प्रोटॉन के लिए रखोगे तो प्रोटॉन के लिए 2 तो 2 रहेगा, मास 1 AMU है, काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो सेम है तो रेशियो में कटने ही वाली। चार्ज प्रोटॉन का E, मैग्नेटिक फील्ड B। फिर यही चीज आप अल्फा पार्टिकल के लिए अप्लाई करिए तो आप पाएंगे 2 ऐसे ही। अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU है, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में सेम दी है, जो चार्ज है दैट इज 2E, हमने भी ऐसे लिख लिया। अब यहां से कुछ काटपीट शुरू करिए तो देखेंगे कि EB और EB कट जाएंगे, ये काइनेटिक एनर्जी कट जाएगी, ये अंदर वाला 2 कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम पाएंगे ये 4th पोजीशन पे बैठा 2 ऊपर चला जाएगा और 3rd पोजीशन पे बैठा हुआ √4 2nd पोजीशन पे आ जाएगा। √4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। दिस इज R ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R ऑफ अल्फा। कट के आंसर कितना आ रहा है 1:1। तो हमारे पास रिजल्ट आया कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेडियस का रेशियो 1:1 होगा। ये 1:1 रेशियो जो है ये क्वेश्चन कई बोर्ड्स में एग्जैक्ट डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है और आगे भी रिपीट होगा, हर बोर्ड में पूछा जाएगा। अच्छा सवाल आगे देखें, ये कह रहा है रिपीट द क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन की एक और वैरायटी आ गई। व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल are accelerated with same voltage, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किए गए, तो बताइए कि दोनों की रेडियस का रेशियो क्या होगा। ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन है और नीचे रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है और आपको इनका रेशियो टाइप्स निकालना है। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। चलो देखो, अब अगर वोल्टेज की बात आ ही गई है तो इसका मतलब ये है कि हमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें वोल्टेज इस्तेमाल होता हो। तो रेडियस का फॉर्मूला अगर जनरली हम लिखें तो रेडियस का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है दैट इज mv/qb। आप जब भी लिखें बेटा तो mv/qb लिखें, इसके बाद इसके सब्स्टिट्यूटेड वर्जन लिखें। ये नोट नहीं करेंगे तो ये टीचर्स को पसंद नहीं करता है। आप देखें तो हमारे लिए 2m काइनेटिक एनर्जी रूट में आया करती थी और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम q × v पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन अगर हमें लिखनी हो तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज लिख देना चाहिए। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बनेगा 2 × मास प्रोटॉन का 1 AMU, चार्ज बेटा E और वोल्टेज क्योंकि सेम बोला है तो जो भी है वो सेम है, चार्ज E, मैग्नेटिक फील्ड B। यहीं पर अगर आप एक अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल को आप देखेंगे लिखा हुआ है 2, मास अल्फा पार्टिकल का 4 है, चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2E है और वोल्टेज वही है जो हमारे प्रोटॉन का है। चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2E और ये B। अब देखें दोनों को डिवाइड कर दें। जब आप बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे रूट के अंदर का 2, ये B, ये E, ये 2, ये E, ये B कट जाएगा। नीचे वाला EB, नीचे वाला EB कट जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। हमारे पास बचेगा क्या वो देखो, ऊपर तो कुछ भी नहीं बच रहा है, 1/1 बच रहा है, पूरा सिस्टम खत्म हो गया। नीचे देखोगे तो रूट के अंदर 4 × 2 यानी कि 8 बच रहा है और नीचे देखोगे तो 2 बच रहा है। तो लॉजिकली जो हमारा आंसर है R प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R अल्फा, ये बन रहा है 2/√8। 2/√8 मतलब √8 को देखोगे तो 2√2 लिखा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर जो है वो 1:√2 करके आ गया। ये हमारे लिए बेटा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो। ये वो सवाल हैं जो मैग्नेटिक फोर्स पे आपसे पूछे जाते हैं और बोर्ड में इन्हीं टॉपिक्स पे सवाल आते हैं। इससे बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं आते, मैक्सिमम थ्योरी आती है जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं और एक हेलिक्स पाथ से पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं। तो ये इस पोर्शन को कंप्लीट करिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और अगेन एंड अगेन पूछे जाएंगे, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं बहुत सालों से, तो आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये बहुत चहीते क्वेश्चन से, इनको कवर करिए, काम खत्म। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। आज के लेक्चर को अब यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इसके बाद आज नहीं कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम सेमी सर्कुलर पाथ से।
एक ऐसी बाउंड्री के अंदर हम पार्टिकल को इंजेक्ट करेंगे जहां पर पार्टिकल बी फील्ड में जाएगा, परफेक्ट सेमी सर्कल आर्क कवर करेगा और बाउंड्री से बाहर आ जाएगा। और ऐसी एप्लीकेशन सीखेंगे उस एक फॉर्मूले की, उस एक कॉन्सेप्ट की, जिससे हम दो आइसोटोप सेपरेट कर पाएंगे। कार्बन 12 और कार्बन 11, ये दो आइसोटोप के एटम्स इतने हल्के होते हैं कि इन्हें वे कर पाना बहुत मुश्किल है। ये दो अलग आइसोटोप्स हैं, इन्हें सेपरेट करना लगभग इम्पॉसिबल है अगर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स ना। तो कैसे आइसोटोप सेपरेट करते हैं, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कितनी काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे अटैक करेगा या बम्बार्ड करेगा, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी इसका पार्टिकल गोल्ड फॉइल तक नहीं पहुंच पाएगा, हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर और आइसोटोप सेपरेटर, ये दो हिस्से हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल हमें लगातार फॉलो करते रहिए ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ आवर सिटी यहाँ पढ़ा रहे हैं और बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है कोर्स की, और हम कराते रहेंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी पे आपको पढ़ा रहे हैं। शेयर करते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में।